हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश हर्षवर्धन के बारे में मुख्यतः। और इसके साथ में हम डिटेल और एमसीक्यू दोनों एक साथ ही करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके साथ-साथ हम कुछ जो अर्ली मेडिवल एज है, उसके जो शासक हैं या वंश हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब यानी इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करेंगे, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो ये पुष्यभूति वंश है, इसको क्या कहते हैं? इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्धन। उदय कहाँ हुआ? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा। गुप्तों के बाद गुप्तों के बाद क्या किया इसने? नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ इंडिया सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, मतलब ये कह लीजिए कि आफ्टर द गुप्ता जो सबसे मतलब नॉर्थ इंडिया में कोई शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया है, वो किसने किया है? वो हर्षवर्धन ने किया है, जो कि पुष्यभूति वंश का शासक। ठीक है, पुष्यभूति वंश का शासक। और जो हविनसांग है, हविनसांग, इस वंश को क्या कहता है? इस वंश को क्या कहता है? फीसे। क्या कहता है? फीसे कहते हैं। फीसे यानी वैश्य। ठीक है? क्या कहा गया इस वंश को? फीसे यानी वैश्य कहा गया। ठीक है। बाणभट्ट क्या कहता है? अक्षत्रिय। बाणभट्ट ने क्या कहा इसको? अक्षत्रिय वंश कहा है। एक आप किताब किताब का नाम है आर्य मंजूश्री मूल कल्प, है ना? इसमें भी इनको वैश्य कहा गया है। और हर्ष को क्या कहा गया है? हर्ष को हकार, है ना? है शब्द मिला यहाँ से। क्या मिला है शब्द मिलता है यहाँ से। ठीक है। अब देखिए, इस वंश ने जो मुख्यतः शासन किया, वो किस एरिया पे किया? आप ये कह के चलिए कि कश्मीर इनसे अलग था। कश्मीर का इसका समकालीन शासक कौन है? दुर्लभ वर्धन है। कश्मीर का शासक कौन है? दुर्लभ वर्धन समकालीन शासक है ना? और यहाँ ये चालुक्य थे। चालुक्य, ये नर्मदा नदी है। यहाँ पर क्या किया था चालुक्य? जो इसके समकालीन शासक था पुलकेशिन द्वितीय, है ना? उसने इसको क्या किया? पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर इसको पराजित किया था ना? कहाँ पर पराजित किया? नर्मदा नदी के तट पर, यानी हर्ष के दक्षिण के अभियान को रोक दिया। अगर हम बात करेंगे इस यहाँ इस एरिया की, ये बंगाल है। बंगाल में क्या था पहले? बंगाल का शासक कौन था? जिसको हर्ष ने पराजित किया था वो संसार था, है ना? ये गौड़ वंश का शासक था। ठीक है, गौड़ वंश का शासक था। बाद में हर्ष ने इसको पराजित किया और गौड़ वंश का यहाँ से क्या होता है? पतन हो जाता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए कि हर्ष ने वहां के शासक को हरा दिया और हर्ष ने क्या कर दिया था? आधिपत्य कर लिया उस पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हम्म। अच्छा, तो ये कश्मीर से हर्ष क्या लेके आया था? दंत पैगोडा लेके आया था, बुद्ध का दंत ले आया था ना?
दंत लाया है ना, बुध का जो दंत था यहाँ से लेके आया था कि ये जो बुध का दंत था यहाँ पर एक ऐसे संगाराम यानी विहार में रखा हुआ था। ये हर्ष मांगने गया, हर्ष को वहां के भिक्षुओं ने देने से मना कर दिया। तो खुद दुर्लभ वर्धन ने उनसे लड़ाई करके भिक्षुओं से छीन कर वो दंत किसको दे दिया, हर्षवर्धन को दे दिया। तो दुर्लभ वर्धन इसका मित्र हुआ। ये इस कहानी का वर्णन किसने किया है, हविन सांग इस कहानी का वर्णन करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका साम्राज्य था। इसका साम्राज्य, इसकी पहली जो कैपिटल थी यहाँ थानेश्वर थी, है ना। फिर इसने बाद में ये कन्नौज, यहाँ पर कन्नौज जो मोखरियों की राजधानी थी, मोखरी वंश, इसको हम डील करेंगे क्योंकि मोखरियों के साथ उसकी सिस्टर की शादी हुई थी। बाद में ग्रहवर्मा की हत्या संसाग ने कर दी। तो यहाँ पर उसको अपनी कैपिटल लेके आनी पड़ी, ठीक है। ये बात आप, क्योंकि कन्नौज पाटलिपुत्र, जब पाटलिपुत्र था, जो इसके काल में क्या नाम ले है, गुप्ता काल में जो पाटलिपुत्र की भूमिका थी इससे पहले तक, अब वो कन्नौज की भूमिका हो चुकी थी। और हर्ष के बाद आपको पता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसके लिए होता है, कन्नौज के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे हम। देखिए, जो वर्धन वंश है उसकी जो वंशावली को अगर हम देखें तो पहले तो पुरातात्विक जो सोर्स हैं, पुरातात्विक जो सोर्स वो क्या कहते हैं, पुरातात्विक सोर्स में, स्रोतों में इस वंश का संस्थापक कौन मिलता है, इस वंश का संस्थापक नरवर्धन। किसको बोला गया है, नरवर्धन को कहा गया। पुरातात्विक सोर्सेज में इसका संस्थापक किसको बोला गया है, नरवर्धन को कहा गया है, ठीक है। इसके अभिलेखों में और सिक्कों में, ठीक है, अभिलेखों व सिक्कों, ये ध्यान में, अभिलेखों व सिक्कों में किसको कहा गया है, नरवर्धन को इसका क्या कहा गया है, संस्थापक कहा गया है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो उसके बाद जो शासक बनते हैं इसके कुशेभूति, है ना, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। इस वंश का जो प्रमुख शासक हुआ, प्रमुख शासक जो आता है वो कौन है, प्रभाकर वर्धन। ये कह लीजिए प्रमुख का, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र, जैसे श्रीगुप्त और घटोत्कच है, वो स्वतंत्र नहीं है। चंद्रगुप्त स्वतंत्र शासक है पहला। जो प्रभाकर वर्धन है इसने 600 से 606 तक शासन किया। इसके जो इसकी पुत्री थी, इसके जो बच्चे थे, इसकी पुत्री का नाम क्या है, राजश्री, है ना। कौन थी इसकी पुत्री, राजश्री थी। और इसके पुत्र, दो पुत्र थे इसके, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। कौन कौन थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इसके दो पुत्र थे। ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा कि इसके दो पुत्र थे। और इनकी जो कुछ हर प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था, उसका नाम था यशोमती। वो प्रभाकर वर्धन के साथ सती हो गई थी, है ना। ये ध्यान में रखिए। तो चलिए, अब इसकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पे बैठता है ना। उसको एकदम से दो समाचार दुख मिले। राज्यवर्धन गद्दी पे बैठना नहीं चाहता था, उसको दो समाचार क्या मिले। एक तो जो राजश्री के जो पति थे ग्रह वर्मा, उसकी हत्या हो गई। किसने की, मालवा के शासक देवगुप्त व संसाक ने की, है ना। दोनों ने मिलकर कर दी। दूसरा, इनके पिता प्रभाकर वर्धन की भी उस समय मृत्यु हो गई। तो ये दो दुखद समाचार इसको मिले और राज्यवर्धन को गद्दी पर बैठना पड़ा। बाद में क्या हुआ कि अ, देवगुप्त को तो राज्यवर्धन ने
पराजित कर दिया, उसकी हत्या कर दी, लेकिन संसाक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी, धोखे से हत्या की। ठीक है। अब सारा काम जो किस पे आ पड़ा, वो हर्षवर्धन पे आ गया, है ना। हर्षवर्धन 606 से 647 थानेश्वर का शासक बनता है, थानेश्वर का ना। ठीक है, थानेश्वर का शासक बनता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलो, अब हम इसके बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुशेपुती वंश की स्थापना थानेश्वर में हुई। इस वंश का पहला शासक पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। बाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, उसने हरस्त्रित लिखी थी। बाण भट्ट ने क्या लिखी थी? हरस्त्रित लिखी थी, है ना। इसने हरस्त्रित कादम्बरी, है ना, और मुकुता डी शतक, मुका मुक्ता डी तक, और चंडी शतक। चंडी शतक ये भी देखिए, हम मेन धारा की किताबें याद रखते हैं, लेकिन इनको भूल जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो हरस्त्रित है, ये क्या है, इसका खास बात क्या है? ऐतिहासिक विषय, प्रथम पहली बार ऐतिहासिक विषय को गद्य पद्य में लिखा गया है। ठीक है। और ये उपलब्ध हरश्री जो है, अभी उपलब्ध सबसे प्राचीन तम जीवन चरित है उपलब्ध। प्राचीनतम जीवन चरित। सबसे प्राचीन प्रशस्ति कौन सी है जो उपलब्ध है, प्राचीन प्रशस्ति? वो हाथी गुफा विलेख। कौन सी है वो? हाथी गुफा विलेख, है ना, खारेवाल का। तो हर्ष भी समय एक मतलब विद्वान व्यक्ति था, कवि था। तो उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का ये नाटक लिखे, संस्कृत में लिखे थे। हर्ष का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? का वर्णन कहाँ मिलता है? ऐहोल प्रशस्ति में। ऐहोल प्रशस्ति किसकी है? ये रवि कृति ने लिखी थी। रवि कृति जैन था ना। खुद की तुलना किससे करता है? खुद की तुलना भारवी और कालिदास से। किससे करता है खुद की तुलना? कालिदास और भारवी से करता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? हवेन सांग भारत आया था ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया? हवेन सांग आया था। इसको हवेन सांग ने हर्ष को क्या बोला? हर्ष को शिलादित्य कहा। ठीक है, ये नोट करके चलिएगा, शिलादित्य। इसने उसको शक्रादित्य कहा था, कुमारगुप्त को, इसको शिलादित्य कहा है ना। तो सीयू की इसने रचना की थी ना, यात्रा वृत्तांत सीयू की का किया है। और जो हवेन सांग है, बिना किसी की अनुमति के ये या भारतीय यात्रा पर आया है, या यात्रा पर, है ना।
ये किसी अपने देश के शासक की अनुमति लेकर नहीं आया, ये यात्रा पर निकल गया वैसे ही, है ना। सन 606 में इसने शासन की बागडोर संभाली इसके भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद। वर्ष 612 में पूर्ण राज की उपाधि, फुल फ्लैज महाराजाधिराज की उपाधि उसने धारण की, है ना। उसने 641 में परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की, है ना। मगध नरेश की उपाधि किसकी थी? तो ये भी हर्षवर्धन की वो थी, उपाधि थी। मगध नरेश, मगधनाथ भी उपाधि थी इसकी, मगधनाथ, है ना। और इसके आपको बताया कि शिलादित्य, इसको दूसरा नाम शिलादित्य था, ये हवेन सांग ने कहा था ना, मैंने ऊपर लिखा। और इसके कागज पत्रों में क्या मिलता है नाम इसका? कागज पत्रों में उपाधि क्या है? कागजों में उपाधि, जैसे कागजों में नाम होता है ना हमारा, कागजों में उपाधि क्या होती है? इसका उपाधि माहेश्वर, क्योंकि शिव का पुजारी था पहले बौद्ध बनने से, महेश्वर। ठीक है। दूसरी चीज, माहेश्वर का मतलब शैव था ये पहले ना। अशोक भी शैव था बुद्ध बनने से पहले। और इसको दानशीलता के कारण इसको क्या कहते हैं? दानशीलता के कारण इसको क्या कहते हैं? भारतीय हातिम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारतीय हातिम कहते हैं। ये समझ में आई होगी आपको बातें। हम्म। हर्ष ने कश्मीर के शासक से, कहते हैं इसको, बुद्ध के दंत अवशेष तुत प्राप्त किए थे, लेकिन उसने खुद ही उन बौद्ध भिक्षुओं से छीन के उनको दे दिए थे। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हैं, में उनको परम महेश्वर कहा गया है। बसखेड़ा और मधुबन, बसखेड़ा की, जिनकी बसखेड़ा है लेख है जो, ये यूपी से मिला है ना। इसकी तिथि, इसके ऊपर हरस संवत 22 लिखा है। 22 का, हरस संवत 22 का मतलब क्या है? 606 जब गद्दी पे बैठा प्लस 22 कर दें तो ये 628 का है ना। और उसके बाद मधुबन लेख है, जो मधुबन लेख, ये भी यूपी में है, यूपी से मिला है मधुबन से। तो इसमें हर्ष संवत कितना लिखा हुआ है ये आपसे पूछ लेगा वो, ऐसी चीजें पूछ लेता है, आप फंस जाते हैं। हर्ष संवत इस पे 25 लिखा हुआ है। 25 का मतलब क्या है? 606 प्लस 25, 631, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जो, क्या एक और खास बताऊं आपको, जो ये बस खेड़ा है, इस पे क्या मिला है? हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि किस पे हर्ष के हस्ताक्षर मेरे ब्राह्मी लिपि में, वो इस पे मिले हैं, बांसखेड़ा पे, है ना। ब्राह्मी लिपि में मिले हैं हस्ताक्षर। ठीक है। हर्षवर्धन ने अपने सैनिक अभियानों सैनिक जो अभियान है पर निकलने से पूर्व रुद्र शिव की आराधना की, मतलब ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो शैव थे। हर्ष की जो मृत्यु होती है वो 647 ईस्वी में होती है। हर्ष की शासन व्यवस्था महान गुप्तों के शासन व्यवस्था के समान ही थी। मतलब जो हर्ष ने जो शासन किया वो लगभग लगभग ये कहा जाता है कि किसकी तरह किया? गुप्तों की तरह ही उसने शासन किया। उसने कोई बड़ा इसमें बदलाव नहीं किया। हर्षवर्धन जो है ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो किसको दिया? महायान शाखा को उसने संरक्षण दिया। उसके अ, दरबार में कौन कौन थे? बाण भट्ट, है ना, मयूर
दिवाकर और हवेन सांग, है ना। ठीक है, ये उसके दरबार में के विद्वान थे। कौन कौन उसके विद्वान थे उसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर और हवेन सांग उसके दरबार में, जिसको उसने संरक्षण दिया था। ये बात उपाधि, आप ये चीजें आप ध्यान में रख के चलना। ठीक है। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग में दो विशाल धर्म सम्मेलन करवाए। कहाँ कहाँ करवाए? कन्नौज और प्रयाग में विशाल धर्म सम्मेलन उसके द्वारा करवाए गए थे। कन्नौज और प्रयाग में, ना। जो कन्नौज में हुआ उसको क्या बोलते हैं? महासम्मेलन। क्या बोलते हैं इसको? महासम्मेलन बोलते हैं। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे अविन सांग। ठीक है। और ये 20 दिनों तक चला प्रोग्राम, है ना। है ना ये। और बाद में इसको 20 देशों के शासकों ने भाग लिया, है ना। 20 देश के शासकों ने भाग लिया। ठीक है। और सम्मेलन के बाद क्या हुआ था? सम्मेलन के बाद जुलूस निकाला गया, ना। जुलूस निकाला गया। उसमें क्या हुआ गया तो क्या किया उसने? उसमें ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया। ब्राह्मणों ने उपद्रव कर दिया। इससे क्या हुआ? ब्राह्मणों के उपद्रव करने के बाद उनको क्या किया? 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दिया गया। क्या किया गया? 500 ब्राह्मणों को देश निकाला दिया गया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद प्रयाग में कब किसने 635 में जो ये करता, 5 वर्ष बाद वहां पर करता था, प्रति 5 वर्ष करता था यहाँ पर, है ना। बाद महामोक्ष परिषद इसको बोलते थे, ना। बाद महामोक्ष परिषद होती थी। क्या होती थी? महामोक्ष परिषद होती थी, है ना। इस बार 635 में कौन सी थी? 635 में ये सिक्स थी, है ना, जिसमें हवेन सांग ने भाग लिया। जिसने इसमें हवेन सांग ने भाग लिया था। ये बात आप नोट के चलिए, है ना। ये महामोक्ष परिषद कितने दिन चली? 75 दिन चली, है ना। और इसमें कितने 18 देशों के शासकों ने भाग लिया। ठीक है, ये बात भी आप लिख के चलिएगा। और यहीं मतलब प्रयाग में, यहीं पर हवेन सांग ने भारत से वापिस जाने की अनुमति मांगी। ना, आप यहीं से वापिस जाने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, नोट कर लेना ये। तो चलो भाई, हम अब यहाँ से निकल लेते हैं। ये बात आप नोट करिएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य में पंथ 5
जो प्रदेश थे जिसमें पंजाब, कन्नौज, गौड़, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, है ना। उसके बाद कुछ समय उसने वल्लभी और मालवा को भी उसने इसमें शामिल कर लिया था। हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत चीन भेजे, है ना। कहाँ कब भेजे चीन? दूत चीन कब भेजे? कौन सा भारतीय शासक है जिसने चीन में दूत भेजे थे? वो 641 में भेजे। उसके बाद 643 और 646 में दो दूत मंडल, चीन के दो दूत मंडल उसके यहाँ आए, है ना। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका से क्या होता है? गर्भ नाटक की शुरुआत होती है। क्या गर्भ नाटक की शुरुआत? गर्भ नाटक के अंदर नाटक। गर्भ नाटक क्या होता है? नाटक के अंदर नाटक। और जो ये नागानंद था, नागानंद का हर्ष ने दरबार में मंचन करवाया था। दरबार में मंचन प्रस्तुति करवाई। ठीक है, मंचन करवाया। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिएगा आप ना। इसको गर्भ नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत भी बोला जाता है, इसको उपनाटक की शुरुआत। ठीक है, इस नाटक से हुई। तो ये मेनली उसमें ये नर्मदा नदी हो गई, है ना। ये थानेश्वर हो गया, है ना। तो ये यहाँ इसका शासन मुख्य रूप से इस एरिया तक, बाद में बंगाल तक भी पहुंच गया था। ठीक है, कश्मीर उससे अलग ही रहा इसमें कि गुर्जर यहाँ पर हैं, बाद में गुर्जर प्रतिहार, इनके गुर्जर प्रतिहार आते हैं, है ना, इसके लिए लड़ने के लिए। हर्ष ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए किस में बांटा हुआ था? ऐसे भुक्ति भुक्ति प्रांत होता है ना, उसका प्रमुख उपरीक होता था। विषय यानी जिला, है ना। विषय होता था जिला, और विषयपति, और इससे बीच में एक और होता था, उसको हम कह सकते हैं अ, पाठक का कई बार जिक्र मिलता है, कई बार जिक्र नहीं मिलता। इसका इसको तहसील कह सकते हैं। और ग्राम, ग्राम के प्रमुख को क्या कहते थे? प्रमुख को महत्तर कहते थे। ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था। ये बात आप नोट करके चलिएगा। इसमें और भी जो ग्राम के अधिकारी मिलते हैं, एक अधिकारी मिलता है परम महत्तर, परमात्तर, परमात्तर। इसका क्या काम था? भूमि सर्वेक्षक था ये, पर्यवेक्षक। ये भूमि पर्यवेक्षण करता था ना। इसका उल्लेख किसमें है? मधुबन अभिलेख में है। ठीक है, मधुबन अभिलेख में जिक्र है इसका। ठीक है, एक एक और नाम मिलता है, वो नाम मिलता है सर्वपल्लीपति। सभी गांव का मुखिया, सभी गांव का मुखिया होता था। ठीक है, एक होता था तलवाटक। गांव का लेखा जोखा रखने वाला, है ना, पटवारी टाइप। ठीक है, गांव का लेखा जोखा रखने वाला था ये पटवारी टाइप, रिपोर्ट जो कीपिंग करता था ना। ठीक है, नोट करके चलिए।
समझ में आई बात? हर्ष के प्रशासन में अवंती जो था वो क्या था? हर्ष के प्रशासन में जो अवंती था उसको क्या कहते थे? युद्ध और शांति का अधिकारी है ना। सिंहनाथ सेनापति ग्राम का प्रमुख ग्रामिक होता था, ये हम बात ही कर चुके, है ना। ठीक है। और कुंतल होता था अशोक सेना का प्रधान, है ना। और आपको ये पता है कि जो ऐहोल प्रशस्ति में क्या है? में हर्ष की गद सेना का उल्लेख क्या है? हर्ष की गद सेना का उल्लेख है। और हर्ष को क्या कहा गया है? हर्ष को इसमें सकलोतरा पथनाथ, क्या कहा गया इसमें? सकलोतरा पथ नाथ कहा गया है, ये नोट करके चलिएगा। और जो भंडी होता था, भंडी, एक अधिकारी होता भंडी, ये क्या था? महामंत्री इसको कहते हैं, प्रधान सचिव। महामंत्री, प्रधान सचिव इसको कहा जाता है। ठीक है। हर्ष के शासनकाल में स्कंदगुप्त हस्ती सेना का प्रधान था, है ना। हस्ती सेना का उल्लेख मैंने बताया ऐहोल प्रशस्ति में है। सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था, सामंत महाराज, है ना। और हर्ष के काल में उच्च अधिकारियों को, किसको? उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें देने की भूमि अनुदान दिया जाता था, ये गुप्ता काल में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है। हर्ष के आय का प्रमुख सोर्स है वो 1/6 भूमि कर से आता था ना। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महासंग्रहालय उसको कहा जाता था, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसमें हर्ष ने इसका क्या करवाया था? हर्ष ने 4 द्वारी करवाई इसकी। हर्ष ने क्या करवाया? इसकी 4 द्वारी करवाई और 100 गांव दान दिए इसको ना। ठीक है। हर्ष के शासन काल में जाति प्रथा काफी जटिल हो गई थी, है ना। सती प्रथा का प्रचलन था क्योंकि उसकी माँ भी सती हुई थी ना, तो माँ भी सती हुई ना। और परंतु पर्दा प्रथा प्रथा इतनी अभी तक प्रचलित नहीं थी। पर्दा प्रथा का जो ज्यादा प्रचलन होता है वो किस काल में होता है? वो राजपूत काल में होता है। हर्ष ने अपना कोई हर्ष का पीछे कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था। उसके उपरांत वर्धन वंश का क्या हो गया? अंत लगभग हो गया। हर्ष को हिंदू काल का अकबर भी कहा जाता है। हर्ष को क्या कहा जाता है? हिंदू काल का अकबर भी कहा जाता है, ये नोट आप करके चलिएगा। जो बांसखेड़ा अभिलेख है मैं वो बता चुका, यह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है, यहाँ से, है ना। हर्ष संवत इसमें पर 22 लिखा हुआ है, 628 का है, तिथि अंकित है। इस लेख से पता चलता है कि हर्ष ने अही छतर भुक्ति के अंतर्गत अंगदीप विषय के पश्चिम मार्ग से मिलाया था। और मरकट सागर ग्राम को भट्ट बालचंद्र और भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान में दिया था। ग्राम दान का उल्लेख किसमें मिलता है? वो बस बांसखेड़ा अभिलेख में मिलता है। इससे हर्षकालीन शासन के अनेक प्रदेशों और पदाधिकारियों का नाम मिलता है। साथ ही साथ राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय और गौड़ नरेश द्वारा उसकी हत्या की जानकारी भी इसी अभिलेख से मिलती है, ये नोट करके चलिएगा। ठीक है।
मधुबन अभिलेख यह है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद आजमगढ़ से मिला है, धोसी तहसील से। और इस अभिलेख की भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इस अभिलेख में डेट 25 यानी 25 संवत 631, या कह लीजिए कि जो गुप्त जो हर्ष संवत कब शुरू किया गया, हर्ष संवत की शुरुआत 606 राज्यारोहण के समय। तो ये बात आप नोट करके चलिएगा। उसके बाद है, इसमें हर्षवर्धन के राज्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है, इसमें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से भी मतलब हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। ये किसने लिखी थी? ये पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच होने वाले युद्ध के बारे में वर्णन करती है। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय को क्या कहा गया है? विजेता कहा गया है। इस विजय की पुष्टि के बाद निरूपण कर्नूल और तोगर चेदी अभिलेख से भी होती है कि भाई हर्ष को हराया था उसने। इस अभिलेख में की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रवि कीर्ति ने की है। ठीक है, ये बात मैं आपसे कर ही चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर एक और थोड़ी सी मैं बातें लिखवाऊंगा, वो भी आप लिख लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हर्ष के जो सिक्के हैं वो आपने लिखने पड़ेंगे। हर्ष के जो सिक्के हर्ष ने सिक्के चलाए, उसमें नालंदा से क्या मिला है? नालंदा से कैसी मुद्रा मिलती है उसकी? नालंदा से मिट्टी की मुद्रा मिली है। नालंदा से क्या मिली है? मिट्टी की मुद्रा मिली है। और इस पे सोनपत से ताम्र मुद्रा मिली है। सुनेत भी कहते हैं ना तो सोनपत को। ठीक है, इसी पर हर्ष का पूरा नाम मिलता है। हर्ष का पूरा नाम इसी पर मिलता है। और उसके बाद इन्हीं दो, जो सोनपत और नालंदा, इन दोनों पर ही क्या मिलती है? वर्धन वंश की वंशावली मिलती है ना। ठीक है, वर्धन वंश की वंशावली भी इन्हीं से मिलती है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरे अगला है वो है बिटोरा से। बिटोरा से क्या मिला है? रजत मुद्रा। क्या मिलती है? रजत मुद्रा मिलती है ना। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? श्री शिलादित्य। और उसके बाद एक मुद्रा मिलती है फरुखाबाद से। फरुखाबाद से इस पे क्या है? ये हर्ष का स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण मुद्रा मिली है। ठीक है, इस पे नंदी पे शिव, नंदी पे सवार शिव और पार्वती है ना।
शिव और पार्वती, नोट कर लीजिएगा ये बात। ठीक है, इसकी उपाधि क्या है, यहाँ पर उपाधि क्या है, उपाधि की उपाधि क्या है, महाराजा धीराज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे हर्षवर्धन के बारे में जो हमें मोटे मोटे याद रखने चाहिए, है ना। क्या ये मोटे मोटे एस्पेक्ट हैं जो हमें याद बिल्कुल रखने चाहिए। तो उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी, तो उसमें और हमें थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, पूरी पूरी आ जाएगी, थोड़ी नहीं आएगी, पूरी आ जाएगी। देखिए थानेश्वर में वर्धन वंश जो है, मैंने तो दूसरा खोलना पड़ेगा, तो उसको सेकंड पार्ट में करते हैं।